क्यों करने वाले हैं पॉलिटी। और क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, तो एक जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो ज़्यादा लोग आते हैं, यही रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। इसको आज तक ना कोई बदल पाया ना बदल पाएगा। लेकिन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए ये पॉलिटी का नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि एंटायर जो पॉलिटी है पूरी जो हमें पढ़ना है वो सब पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द घूमेगी, संविधान के, ठीक है। तो पहले संविधान को बना लेते हैं, फिर इर्द गिर्द घुमाते हैं सारी चीज़ों को। तो आज का जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हम इतना जानेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा देश का संविधान है वो किस तरह से बना, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप लेक्चर है। जो पॉलिटी है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ है, लेकिन ये वाला जो लेक्चर है पर से थोड़ा सा फैक्चुअल है, जहाँ पर आपको चीज़ें कुछ याद करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। पढ़ेंगी आपको चीज़ें याद करना। सर के एसएससी वाले देख सकते हैं भाई, आपके ऊपर है, आप देखें। आप ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं अगर आपको टाइम परमिट करता है तो। अगर आप अभी सीजल देने वाले हैं, जस्ट आपका एग्ज़ाम ही लगा हुआ है अभी, मतलब 2025 वाला, जिसका नोटिफिकेशन कुछ ही देर में आने वाला है, थोड़ी देर में, तो फिर आप ना देखिए मेरे हिसाब से। कारण उसका ये है कि एफआरबी में तो अभी हम लोग करेंगे ही उसको, ठीक है, पॉलिटी को, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। अगर आप 2026 से एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा राहुल सिंह, ओके। हिंदी में फैट माई लिटिल बॉय कब आएगा? कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लिटिल बॉय तो ठीक है आ ही जाएगा कल तक, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमारा संविधान किस तरह से बना। बट बिफोर दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो कंट्री के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दो तरह का होता है, रिटन होता है, अनरिटन होता है। ये हम कल से, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें डील करेंगे इसको कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम देखें यूके हो गया, दैट इज़ ब्रिटेन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ले लें जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए का, इंडिया का, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। तो क्या डिफरेंस होता है ये हम कल समझेंगे, राइट। अभी हमको बस इतना जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह से बना ना। अब सबसे पहले तो हमें पढ़ना है अर्ली ऑफर्स बाय ब्रिटिशर्स। व्हाट डू वी मीन बाय अर्ली ऑफर्स बाय ब्रिटिशर्स? क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है कि ठीक है अभी हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना तो सभी को पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया रफली 200 ईयर्स तक। और जब रूल कर रहे थे, यानी कि जो उनका रूल का एंड पीरियड था, आपको सबको पता है, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि 15 अगस्त 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। लेकिन ये किस तरह से मिली आज़ादी? तो एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा जो रोल है वो रोल है वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 का रोल किस तरह से है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है दैट इज़ जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये एलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में था, ठीक है। एलाइड वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में था। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जो एलाइड पावर थी, जिसमें कि हमारा ब्रिटेन था, जैसे यूएसए था, ठीक है। दूसरी साइड जैसे एक्सिस पावर में आपका जर्मनी था, जापान था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जो एलाइड फोर्सेस थी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2, जिससे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन था, यूएसए था, रशिया भी इसी साइड में था और चाइना भी। तो हुआ ये कि एलाइड पावर्स थोड़ा सा डगमगा रहे थे, तो इन पर ब्रिटिशर्स पे थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा था। इंटरनेशनल प्रेशर मेनली जो अलाइड पावर्स ही थी, जैसे यूएसए वगैरह कंट्रीज से, कि भाई आप सपोर्ट लो इंडियंस का, क्योंकि इंडियंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि 1939 में ही, ये चीज़ हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, 1939 में ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इंडिया जो है वो फेवर में है अलाइड पावर्स के, या फिर ब्रिटेन का साथ दे रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में, और बिना इंडियंस के पूछे। उस समय इंडिया की जो सबसे बड़ी पार्टी थी दैट वाज आईएनसी, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बिना पूछे इंडियंस का जो कोऑपरेशन है वो डिक्लेयर कर दिया गया इन दी वर्ल्ड वॉर 2, जिसकी वजह से आईएनसी ने क्या किया, 1939 में ही मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री से रिज़ाइन मार दिया इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब प्रेशर बढ़ने लगा ब्रिटिशर्स पे, मतलब सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर ही एक रीज़न नहीं, तो और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से धीरे धीरे इन पे प्रेशर और बिल्डअप हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ऑफर्स देना स्टार्ट किया। जिसमें सबसे पहला जो ऑफर दिया ब्रिटिशर्स ने दैट वाज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, 1940 का अगस्त ऑफर,
ठीक है, उस समय वॉइस रॉय जो हुआ करता था वो लेलेथगो हुआ करता था। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि इसने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया, एंड डोमिनियन स्टेटस जो है, ठीक है, वो इंडिया को चाहिए नहीं था, क्योंकि इंडिया जो है, या फिर अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो जो कांग्रेस है, ठीक है, जो कांग्रेस है उसने पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको गोल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज को गोल डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है जहाँ पर आप की सरकार है, दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियंस की सरकार है, गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन किसके नाम पे रूल होगा, तो ब्रिटेन का जो किंग या क्वीन है उसके नाम पे रूल होगा। ठीक है, तो 1940 का जो अगस्त ऑफर आया था उसमें और भी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपैंड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें थी। वो भी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आपको नहीं पता है कि वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है क्या नहीं होती है, क्योंकि वो समझने के लिए हमें हिस्ट्री वाला पार्ट भी थोड़ा समझना पड़ेगा, और वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, अगर आप लक्ष्मीकांत से देखेंगे, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है वहाँ से ये आपका पूरा जो पॉलिटी वाला सेक्शन स्टार्ट है, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा, ठीक है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मेरे हिसाब से तो जैसे कि इसके बाद, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि सर CAPF एग्ज़ाम से पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसको ख़त्म करवा दीजिएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद अगर इसको हम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें चीज़ें समझ में आएगी कि क्या वॉइस रॉय होता है, क्या गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम तब करेंगे। तो जो लोग लक्ष्मीकांत रेफ़र करने वाले हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अभी के लिए बस स्किप करिएगा, ठीक है। तो 1940 में डोमिनियन स्टेटस ये सारी चीज़ें ऑफर करते हैं, और इसके बाद कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसको लॉन्च कर देती है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह लॉन्च होता है, जिसमें नेहरू पहले होते हैं, दिन पहले आचार्य विनोबा भावे होते हैं, दूसरे नेहरू होते हैं, दिन ब्रह्मदत्त आते हैं तीसरे नंबर पे, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी आपको नोट नहीं करनी है। देन क्रिप्स प्रपोजल भेजा जाता है 1942 में, 1942 में 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है, जिसमें जो स्टैफर्ड क्रिप्स है उसको वो मेनली लीड कर रहा था और उसको भेजा गया था। लेकिन अगेन वही सेम चीज़ ऑफर करी, एंड गांधी जी ने बोला इट इज़ डेड, डोमिनियन स्टेटस इज़ डेड एज डोर नेल। ये तो एकदम डेड है भाई, ये तो हम जाने कब डिमांड कर रहे थे, आपने माना ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद 1946 में 45 में बनता है कैबिनेट मिशन प्लान, और 1946 में इंडिया में अराइव करता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो संविधान सभा बनी, जिसने कि हमारे देश का संविधान बनाया, तो वो एक्चुअल में कैबिनेट मिशन जो प्लान है उसके ही प्रपोजल के हिसाब से ही वो बनाई गई थी, ठीक है। अब ये जो है, अगर स्पेसिफिक डेट आपसे पूछ ले तो 16 मई 1946 को इंडिया में इस प्रपोजल को रखा जाता है, ठीक है। और 3 लोग मेनली इस प्रपोजल को लेके आते हैं ब्रिटेन से, और उन 3 लोगों का नाम है क्या, उन 3 लोगों का नाम है, एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन वाला, AV अलेक्जेंडर, और पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जिसमें कि ये चेयरमैन था। तो इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारे देश की संविधान जो सभा है वो बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजंस क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, राइट, यानी कि उसमें कितने मेंबर्स थे, क्या प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो हमें देखना है, राइट, क्लियर। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि भाई अर्ली जो डिमांड्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, जो अर्ली डिमांड्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सबसे पहले किसने रखी थी, तो सबसे पहले MN रॉय ने ये डिमांड रखी थी, मनींद्रनाथ रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे। 1920 में 1920 में इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी। इन्होंने 1934 1934 में डिमांड रखी थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश का संविधान बनाए, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इसके बाद कांग्रेस ने फॉर्मली इस डिमांड को एक्सेप्ट किया था इन द ईयर 1935 1935 में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो एक हम बोल सकते हैं नींव रखी गई थी, सबसे पहले जो अर्ली अटेम्प्ट हुआ था, ये तो अर्ली डिमांड है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अगर हम अर्ली अटेम्प्ट की बात करें, सबसे पहले अटेम्प्ट कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये अटेम्प्ट किया गया था 1928 में, 1928 में,
जब नेहरू रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था, व्हाट इज दिस नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट क्या है? तो एक्चुअल में साइमन कमीशन एक कमीशन था जो इंडिया में आया था। ये मतलब सर साइमन कमीशन सर क्या है वो सब पढ़ेंगे, अगर मैं डेप्थ में नहीं बता रहा हूं तो मतलब है कि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बस मैं भी आपको चीजें बता रहा हूं कि हाँ इस तरह से क्या क्या हुआ था अटेम्प्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री में पढ़ना है अभी नहीं, ठीक है। सीपीआई के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन क्योंकि अर्ली अटेम्प्ट हुआ था 1928 में तो जानना जरूरी है। तो साइमन कमीशन एक कमीशन था, भारत में आया था, इंडियंस ने उसका प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। तो उस समय का सेक्रेटरी हुआ करता था, बस जान लो सेक्रेटरी हुआ करता था, कोई ब्रिटेन में बैठा था, इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पांसिबल होता था। तो उस समय बर्किनेट हुआ करता था। तो बर्किनेट ने चैलेंज किया इंडियंस को, कितने ही सक्षम हो, इतने प्रोटेस्ट के लिए उतार हो तो बना लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, बना बताओ हमें कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उस समय फिर मतलब ऐसा नहीं बोला कि संविधान बना लो अपना, कि हमें बता दो कि साइमन कमीशन से भेजा गया था भारत में कि भाई ये रिपोर्ट एक देगा ब्रिटिशर्स को कि भाई क्या रिफॉर्म अभी तक हुए हैं, ठीक है, और अभी क्या रिफॉर्म्स फर्दर की नीड है। तो बर्किनेट ने चैलेंज किया था इंडियंस को कि बता दो खुद रिपोर्ट बना के। तो नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू उनके जो फादर है मोतीलाल नेहरू, उनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, उसने एक रिपोर्ट दी, ठीक है, कांग्रेस ने बनाई थी मेनली। तो एक कमेटी एक रिपोर्ट दी नेहरू रिपोर्ट, तो वो एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि अर्ली अटेम्प्ट था टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा ने जो बनाई वो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बनी थी वो, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से अगर बात करें तो इसका जो कॉम्पोजिशन था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो किस तरह से था वो जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन किस तरह से था, तो कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से था कि इसमें टोटल 389 मेंबर्स होने थे, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होनी थी इसमें दैट वुड हैव टू बी 389, 389 सीट होनी थी। बाकी अगेन कैबिनेट मिशन के उसमें डेप्थ में अभी के लिए नहीं जाना है, वो मैं थोड़ा सा आगे अभी आपको बता दूंगा कि कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने क्यों एक्सेप्ट किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 389 यहाँ पर टोटल सीट्स होनी थी, जिसमें कि कुछ डिवीजन इस तरह से था 296 और 93 का डिवीजन होना था यहाँ पर। 296 जो सीट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया से निकल के आनी थी, एक सेकेंड, जो 296 सीट्स हैं ये ब्रिटिश इंडिया से निकल के आनी थी, ब्रिटिश इंडिया जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ रूल था। और 93 वो सीट्स थी जो इसकी थी प्रिंसली स्टेट्स की थी, जहां पर राजा रजवाड़ों का रूल था, और वो राजा रजवाड़े ब्रिटिशर्स के नाम पे ऑब्वियसली बात रूल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका 296 ये फर्दर बाइफरकेट हुआ था 292 और 4 में। किस तरह से 292 और 4 में, ताकि मुझे 292 सीट्स निकल के आनी थी वो जो आपकी 11 गवर्नर्स प्रोविंस थी, 11 गवर्नर्स प्रोविंस थी, जहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई ना कोई गवर्नर को अपॉइंट किया गया था जो डायरेक्टली वहां पर रूल कर रहा था, ठीक है। तो उसका रूल था वहां पे, क्लियर है। और यहां पर अगर बात करेंगे 93 जो सीट्स होनी थी, या सॉरी जो 4 सीट्स होनी थी आपकी, जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी वहां से एक सीट निकल के आनी थी, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, क्लियर, ठीक है। और अगर पूछ ले कि 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन सी थी, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो मतलब डायरेक्टली वहाँ दिया नहीं है, पीछे बुक में दिया होगा शायद, ठीक है। तो ये 4 थी, तो आपकी ब्रिटिश बलूचिस्तान, अलग कलर से लिख देते हैं, तो एक तो था आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग, और कुर्ग हो गया, एक अजमेर, मरवाड़ा, ठीक है, एंड एक दिल्ली आपका, ठीक है। तो ये 4 आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे जहाँ से ये इलेक्ट होकर आने थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस का मतलब है वहाँ डायरेक्टली कोई गवर्नर नहीं था, एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था, मतलब एक तरह से उतना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था यहाँ पर ब्रिटिशर्स का, ठीक है। और 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे। अब यहाँ पर जो इलेक्शन होने थे वो कोई इलेक्शन फॉर्म ऑफ इलेक्शन समझ लीजिए, एक सेकेंड, फॉर्म ऑफ इलेक्शंस यानी कि चुनाव किस प्रकार होने थे। तो चुनाव यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होने थे, इनडायरेक्ट होने थे। अब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है पॉलिटी में, हम पूरी पॉलिटी में प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर सब जब पढ़ रहे होंगे, तो गवर्नर तो हटा दीजिए, बाकी जो मैंने नाम लिए, तो वहाँ पर इलेक्शंस पढ़ेंगे। और इलेक्शंस को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जहाँ पर पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द इलेक्शन, जो इलेक्शन आपके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होते हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? जहाँ पर हर एक अडल्ट ऑफ द कंट्री, मेनली 18+ कैन वोट, कैन टेक पार्ट इन दी वोटिंग प्रोसेस, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक। अब इसके थ्रू इलेक्शन नहीं होने थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने थे। अब पॉलिटी में इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में, ठीक है, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोगों के द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि, जो लोगों ने चुन के भेजे हैं कहीं पे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किसी को चुन के भेज रहे हैं, तो इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो एक्चुअल में जो प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ करती थी उस टाइम पे, जैसे अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अभी विधानसभा होती है हर राज्य में, हर स्टेट में, तो वैसे ही समझ लो।
तो प्रोविंशियल असेंबली, हर प्रोविंस में प्रोविंशियल असेंबली हुआ करती थी, और उन प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन होते थे वो डायरेक्ट होते थे, यानी कि डायरेक्टली लोग वहाँ पर चुन के भेजते थे प्रोविंशियल असेंबलीज में। वो लोग जो हैं वो लोग चुन के भेजेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को चुन के भेजेंगे। तो ये जो पार्ट है 296 ब्रिटिश इंडिया से जाना था, ये पूरा इलेक्टेड होके जाना था। और इलेक्शन किस तरह का? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यही सेम मेथड ऑफ इलेक्शन you will see in राज्यसभा, you will see in प्रेसिडेंट, you will see in वाइस प्रेसिडेंट केस। तो इन तीनों के केस में आपको सेम, पूरा यही सेम देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो ये जो इलेक्शन होना था ये इनडायरेक्ट होना था, और ये ब्रिटिश इंडिया के लिए था, प्रिंसली स्टेट के लिए इलेक्शन नहीं था। प्रिंसली स्टेट में जो राजा रूल कर रहा है वो नॉमिनेट करके भेज देगा अपना रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज दैट कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट वाज पार्शियली इलेक्टेड, दैट हैज़ टू बी अ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। इलेक्टेड भी थी और नॉमिनेटेड भी थी। ठीक है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब अभी के लिए आप समझ सकते हो कि भाई पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में यहाँ पर लोग चुन के आने थे। कितने प्रोपोर्शन में? तो 1 सीट वॉज एलोकेटेड फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, 10 लाख में एक सीट निकल के आनी थी। 1 मिलियन पॉपुलेशन में 1 सीट निकल के आनी थी। 10 लाख लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये जो सीट्स हैं, ठीक है, सीट्स वर डिवाइडेड अमंग 3 कम्युनिटीज। 3 कम्युनिटीज में डिवाइड होनी थी। 3 कम्युनिटीज कौन सी है? कम्युनिटीज की स्पेलिंग देख लेना, NU भी ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, तो 3 कम्युनिटीज में डिवाइड होनी थी। वो कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो मुस्लिम, दूसरी सिख एंड तीसरी जनरल। ठीक है, मुस्लिम सिख जनरल का मतलब ये कि मुस्लिम सिख और जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी सब हैं, हिंदू पारसी क्रिश्चियन सब। क्लियर थी चीज़? तो इस तरह से यहाँ पर लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के आने थे। ठीक, क्लियर थी चीज़? अब बात ये आती है कि क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, यानी कि कितने, अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इलेक्शंस हुए। अब क्या होंगे? अब होंगे यहाँ पर इलेक्शंस, चुनाव होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। चुनाव हुए, कब हुए? तो चुनाव हुए जुलाई अगस्त के टाइम पे, जुलाई अगस्त ऑफ 1946। एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स? रिजल्ट्स वर इन द फेवर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो 208 सीट ले ली उसने। मुस्लिम लीग रह गया पीछे, सिर्फ 73 सीट्स। एंड जो इंडिपेंडेंट वाले हैं यानी कि जिन्होंने ना तो INC ना तो ML दैट इज मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ा, उन्होंने 15 सीट्स जीती। अब इसके बाद हुआ क्या? तो एक्चुअल में बात ये निकल के आती है कि मुस्लिम लीग जो है उसकी हमेशा से डिमांड ये थी कि भाई हमें पाकिस्तान दो। जैसे नहीं वो ड्रग्स दो मीम चलता है, तो ऐसे जिन्ना बोलता था पाकिस्तान दो। ना तो अगस्त ऑफर में, ना तो क्रिप्स मिशन में, ना तो कैबिनेट मिशन प्लान में इस डिमांड को माना गया। इसकी किस डिमांड को? पाकिस्तान की डिमांड को नहीं माना गया। मुस्लिम लीग ने इसी वजह से अगस्त ऑफर हो चाहे क्रिप्स मिशन हो, उसने अभी रिजेक्ट कर दिया। बट कैबिनेट मिशन प्लान को इसने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? वैसे तो डिटेल में अगेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो उसमें एक कैबिनेट मिशन प्लान में ग्रुपिंग का प्रोविजन था। और जिन्ना ने अपना दिमाग लड़ाया, शातिर दिमाग, और उसने सोचा कि यहाँ पर और यहाँ पर
मुस्लिम जो है जब ग्रुपिंग होगी तो यहाँ से हम पाकिस्तान निकाल लेंगे, और हुआ भी वही। यहाँ पर आपको पता है बाद में ये वेस्ट पाकिस्तान बना और ये ईस्ट पाकिस्तान बना जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। लेकिन जब नेहरू ने या फिर जब ये जिन्ना को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तो जब जिन्ना को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ग्रुपिंग तो कंपलसरी नहीं है, फिर तो मैं पाकिस्तान बना ही नहीं पाऊंगा, तो इसने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने का वो घोषणा किया गया 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, जहाँ पर मास किलिंग्स हुई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई, ठीक है। मतलब लाखों लोगों की डेथ हुई इस डायरेक्ट एक्शन डे में, जिसकी वजह से फिर पार्टीशन करना पड़ा। और वो पार्टीशन भी किस तरह से होता है एक्चुअल में, 3 जून था वो, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो इट वॉज 3 जून ऑफ 1947, 3 जून 1947 हुआ का दिन था, जब क्लीमेंट एटली जो उस समय का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, क्लीमेंट एटली जो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने ये अनाउंस किया कि वी वुड लीव इंडिया, ठीक है, वी वुड लीव इंडिया बाय 30th of June 1948, 30 जून 1948 से पहले हम छोड़ देंगे इंडिया। जिसके बाद 18 जुलाई 1947 रफली, हाँ 18 जुलाई 1947 को जो माउंट बैटन है उसको भेजा जाता है एज द लास्ट वॉइस रॉय, इसको भेजा जाता है एज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये एक प्लान रखता है जिसको बोलते हैं माउंट बैटन प्लान या फिर पार्टीशन प्लान, जिसमें ये प्लान था कि भाई इंडिया जो पूरा है उसको डिवाइड किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड प्रिंसली स्टेट्स वुड बी फ्री टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसी के बेसिस पे ही फिर वो हमारा एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 1947 का आज़ादी का जो अधिनियम है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो निकल के आता है, ठीक है, क्लियर। तो मुस्लिम लीग जो था आफ्टर पार्टीशन चला जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सीट्स जो हैं आफ्टर पार्टीशन, जो टोटल हमने अभी देखा था 389 सीट्स होनी थी, ठीक है, 299 फाइनली जाके लास्ट में बचती हैं। मुस्लिम लीग और ये कुछ प्रिंसली स्टेट के जाने की वजह से लास्ट में सिर्फ इतनी ही सीट्स यहाँ पर बच पाती हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग के जितने भी थे, मतलब पूरा पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग ये सब चला गया, ठीक है। और इसी वजह से अब कितनी सीट बचती हैं, 299, 299। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो कुछ बताइए जल्दी से, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट। हर्ष भारती सीजीएल के लिए पुष्पेंद्र सर का कोर्स इनफ है जी? हर्ष बिल्कुल इनफ है, हर्ष भाटी जी, नॉट भारती, भाटी, ठीक है, बिल्कुल इनफ है, यस यस। आनंद, माउंट बैटन प्लान ऑफ 1947 इज ऑल्सो नोन एज डिकी बर्ड प्लान और प्लान बाल्कन, बिकॉज इसने बाल्कनाइजेशन किया था, डिवाइड किया था, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। मानेंद्र नाथ रॉय, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो तो आगे आते हैं। और अगर पूछ ले कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं क्या इन्होंने ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इनिशियली यार नहीं, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इनको लगा यार पार्टिसिपेट कर लेंगे, इंडिया के अंदर आ जाएंगे तो फिर कहाँ की इंडिपेंडेंस रहेगी, राजा लोग ये सोच रहे थे, तो उन्होंने इनिशियली तो नहीं भेजा, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि कैबिनेट मिशन में एक प्रोविज़न था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक एक इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है, इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि इंतरिम का मतलब ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, और वो जो है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक वो एज ए गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, एज सिंपल एज दैट। तो जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इंतरिम गवर्नमेंट की ही है। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मेंबर्स कौन थे इंतरिम गवर्नमेंट के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो थे इस इंतरिम गवर्नमेंट के, उनकी अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ये थे आपके, कौन?
और ध्यान रखना, हाँ, प्रेसिडेंट कौन थे इसके, तो प्रेसिडेंट थे माउंट बैटन, कमांडर इन चीफ, या फिर और इसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा क्या, अच्छा नीचे लिखा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आपके थे जवाहरलाल नेहरू, कमांडर इन चीफ ये था आपका सर क्लॉड ऑचिनलिक, और प्रेसिडेंट थे माउंट बैटन, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। होम अफेयर्स देख रहे थे सरदार पटेल जी, एग्रीकल्चर और फूड राजेंद्र प्रसाद जी, कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, डिफेंस बलदेव सिंह जी, फाइनेंस लियाकत अली खान देख रहा था, एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी जी, हेल्थ ये जो आपका गजनफार अली खान, लेबर बाबू जगजीवन राम, लॉ जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। तो ये सब लोग देख रहे थे क्या आपके, जो भी मतलब सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग भी एक तरह से इस इंतरिम गवर्नमेंट का इनिशियली पार्ट थी, लेकिन बाद में ऑब्वियस सी बात है पार्टीशन के बाद तो ये चले ही गए थे, है ना, क्लियर। तो ये इंतरिम गवर्नमेंट थी जो कि अगर आपसे पूछेगा कब बनी थी तो 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब आते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से इसने अपना वर्क स्टार्ट किया और किस किस तरह से वर्क किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की अगर बात करेंगे तो इसका जो पहला सेशन हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई कब हुआ था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था जहाँ पर 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़े से इसी वाले लेक्चर में बस आपको चीज़ें रटनी पड़ सकती हैं, आगे भी याद करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रट्टा वाला काम ज़्यादा है, समझने वाला उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन आपका 211 मेंबर्स के साथ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एंड इसके बाद अगर बात करेंगे कि फर्स्ट सेशन तो हुआ था, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट में भी एक चीज़ याद रखना कि भाई तुरंत प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया गया था, इंतरिम एक प्रेसिडेंट थे या फिर टेम्प्ररी प्रेसिडेंट थे, इंतरिम बोल दो या टेम्प्ररी बोल दो। तो फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए सीनियर मोस्ट मेंबर को बना दिया गया था, और उस समय सीनियर मोस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे उस समय आपके टेम्पररी चेयरमैन या फिर इंतरिम चेयरमैन। और परमानेंट कौन थे, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन या परमानेंट जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो एग्रीकल्चर और फूड। और जो हमारे पहला कैबिनेट बना था हमारे देश का, उसमें भी फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद ही देख रहे थे, जो हमारे देश के बाद में पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड, क्या सेकंड थर्ड तो हुए नहीं, एक ही प्रेसिडेंट रहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ कि टेम्पररी कौन थे और परमानेंट कौन है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, दो लोग थे, एक तो एच.सी. मुखर्जी, और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अब ये जो ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर तो मैंने राजेंद्र प्रसाद जी की बात, चलो मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। अब जब ये हमारा पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके कुछ ही दिन बाद, रफली 4 दिन बाद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, पारित किया, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, संविधान सभा के सामने प्रेजेंट किया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या, तो इसमें ये कुछ चीज़ें थी कि ऑल पावर डिराइव फ्रॉम पीपल, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन इंडिया, प्रमोशन एंड पीस एंड वेलफेयर। मतलब एक तरह से नेहरू जी ये बोलना चाह रहे थे कि अभी क्योंकि हम अपना संविधान बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको पता हो कि हमें किस तरह का संविधान चाहिए, हमें किस तरह का संविधान बनाना है, सो दैट सभी लोगों का जो विजन है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। ऐसा ना हो कि कोई कुछ अब क्योंकि अभी हम देखेंगे डिफरेंट तरह की कमिटीज़ बनी, अब कोई कुछ बोल रहा है किसी कमिटी में, मतलब
ठीक है, किसी को फंडामेंटल राइट को लेके चीज़ें बनानी है, किसी को कुछ प्रिंसली स्टेट से लेके चीज़ें बनानी है, तो सेम तरह की चीज़ें हों, ऐसा ना हो कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है और यही बाद में चल के एक तरह का प्रीएम्बल का रूप ले लेता है। बट डू नॉट कन्फ्यूज़ कि भाई प्रीएम्बल को अगर पूछ ले कि प्रीएम्बल को प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1940, नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रीएम्बल हमारा इसी से डिराइव हुआ। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रेजेंट किया जाता है और इसको एक्सेप्ट कब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के द्वारा, तो इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 22 ऑफ जन 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर थी चीज़ यहाँ तक सभी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कमिटीज़ बनती हैं, ठीक है, तो कमिटीज़ अलग अलग कमिटीज़ बनी जिसमें कि हमारी 8 मेजर यानी मुख्य और 13 माइनर यानी कि लघु समिति बनी। ठीक है, 8 मेजर और 13 माइनर, कहीं कहीं पे 14 माइनर दिख जाएगा लेकिन 13 माइनर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर 13 ऑप्शन में ना हो, अगर पूछे कभी, तो देन यू हैव टू गो विथ 14, नहीं तो 13 याद रखनी है आपको। पहले तो 8 मेजर कौन कौन सी थी? यूनियन पावर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टीयरिंग, ड्राफ्टिंग, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि चेयरमैन कौन था इन कमेटी का। यहाँ पर बस यही क्वेश्चन बनता है कि चेयरमैन कौन था इन कमेटीज़ का। चेयरमैन चलिए याद करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद करना है कि किसी कमेटी के नाम के आगे अगर यूनियन या स्टेट होगा तो नेहरू ही होंगे उसके चेयरमैन। ठीक है, नेहरू ही होंगे उसके चेयरमैन, याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि वही स्टीयर कर रहे थे, वही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक तरह से ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, वही स्टीयर कर रहे थे, वही उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। तो वैसे बात है, स्टीयरिंग कमेटी को वही हेड कर रहे होंगे जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर। देन ये ध्यान रख लो, वही रूल्स भी बनाएंगे। जो घर का मुखिया होता है वही तो रूल्स बनाता है कि भाई शाम को कितने टाइम घर के बाहर नहीं निकलना है, कितने टाइम तक आ जाना है, किसको कब उठना है। तो घर के रूल्स कौन बनाता है? सबसे घर का बड़ा बुजुर्ग, तो यानी कि प्रेसिडेंट एक तरह से, तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद हो गया। अब प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम किसने किया था? ऐसे याद कर लो, प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने किसने काम किया? तो प्रिंसली से प्रोविंशियल कुछ रिलेट कर लो, और सरदार पटेल, ये भी याद हो गया। ये तो अपने आप याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो रट्टा मारो। ड्राफ्टिंग कमेटी अम्बेडकर, ये तो अभी याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में प्रारूप समिति या मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और बच गया एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब सरदार पटेल देख रहे थे। और अगर नहीं भी याद होगा ना, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक कराची का सेशन आएगा कांग्रेस का, तो वहाँ पर देखेंगे कि 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, एक तो फंडामेंटल राइट और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर, तो वहाँ से भी रिलेट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स याद हो गया ना? याद हो गया तो बताओ जरा, इधर आओ, जल्दी से आओ जरा, इधर बताना तो कि प्रोविंशियल जो कमेटी थी उसको कौन हेड कर रहा था? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। स्टीयरिंग कमेटी को कौन हेड कर रहा था? ये पहला, ये दूसरा। स्टीयरिंग कमेटी को हेड कौन कर रहा था? रूल्स ऑफ प्रोसीजर को हेड कौन कर रहा था? तीसरा। चौथा, जिस भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट दिख जाए तो क्या होगा? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। निधि जी आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? प्रोविंसेस ऐसे याद करें, प्रिंसली स्टेट को किसने मिलाया था? सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल ने फंडामेंटल राइट वाली भी कमेटी को हेड किया था। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयर कौन? ठीक है, तो स्टेयरिंग गाड़ी का स्टेयरिंग किसके पास था? गाड़ी का स्टेयरिंग था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। ठीक है, रूल्स भी वही बना रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी। यूनियन ऑफ स्टेट है तो भैया नेहरू जी होंगे। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, दीज आर माइनर कमिटीज़, 13 माइनर थी, तो ये 10 हैं, अगले यहाँ पर 3 और हैं। ठीक है, तो कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ, तो क्या सर इसके याद नहीं करने हैं? बिल्कुल इसके भी याद करने हैं। मार्च करंट अफेयर्स, ओके, अक्षय पवार, मैं लिख लेता हूँ आपका डाउट। ठीक है, मैं इसको खुलवा दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, खुल जाएगा, ये क्लास के बाद में बोल दूंगा तो खुल जाएगा, बाद में चेक कर लेना, है ना। चलो, तो कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर। अभी मैं बताऊंगा जीवी मावलंकर का क्या फंक्शन था, है ना। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख रहे थे, जीवी मावलंकर एक्चुअल में लोकसभा के पहले स्पीकर थे, या फिर अगर मैं बोलूँ
तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, संविधान सभा, वो सिर्फ संविधान ही नहीं बना रही थी, वो एज अ लॉ मेकिंग बॉडी भी फंक्शन कर रही थी, वो कानून भी बना रही थी। क्योंकि यार कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा है, लेकिन लोग बैठे तो हुए नहीं, चलो भैया आराम से बैठो, अभी देखते हैं लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, फिर निकलेंगे घर के बाहर, फिर क्राइम करेंगे, फिर कुछ करेंगे, अभी तो शांति से बैठते हैं। भैया 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो क्या सब ऐसे बैठे थे हाथ पे हाथ धर के लगभग 3 साल तक? तो कानून तो चाहिए ना, तो कानून भी यही बनाती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो दैट इज़ वाई वी से कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शनड एज दी ऑल्सो फंक्शन एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाने का। वो अगेन हम देखेंगे जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक तो हमारा लेजिस्लेचर होता है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, ठीक है। तो लॉ बनाने का काम भी इसी ने किया था। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होते थे। लेकिन जब एज अ लॉ मेकिंग बॉडी बैठती थी, कानून बनाने के लिए बैठती थी एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, तो जो उसके प्रेसिडेंट होते थे, हेड होते थे, वो GV गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे। तो दिस यू हैव टू नोट कि आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री, ठीक है। देश की पहली संसद के तौर पे भी इसने एक्ट किया ना। एडहॉक कमेटी की अगर बात करेंगे, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वर्दचारी, प्रेस गैलरी कमेटी, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी याद रखनी है आपको, कौन सी इग्नोर मारनी है। प्रेस गैलरी कमेटी उषानाथ सेन। क्रीडेंशियल्स कमेटी है आपको कौन सी इग्नोर मारनी है। प्रेस गैलरी कमेटी उषानाथ सेन। क्रीडेंशियल्स कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी, या ठीक है, अभी तो पहले देख लो। फाइनेंस स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चीफ कमिश्नर पट्टा, चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना ही इतना ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स कमेटी याद करना है जो रिपीटेडली पूछता है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी पूछता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? बिजनेस, धंधा कौन करता है? धंधा मुंशी जी करते हैं। फाइनेंस कौन देखता है? फाइनेंस घर का बड़ा बुजुर्ग देखता है, तो प्रेसिडेंट देखेंगे। घर जो स्टेयरिंग संभालता है, जो रूल्स बनाता है, वही फाइनेंस संभालता है। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, तो सीतारमैया अवस्थावैया, इस तरह की एक मूवी आई थी ना, रमैया अवस्थावैया, तो उसमें घर का दिखाया गया था सब कुछ, है ना। वो कौन थी? वो कमल हसन की बेटी श्रुति हसन, और ये कोई नया सा हीरो था, और ये सोनू सूद था, तो सब घरेलू चीज़ें दिखाई गई थी। तो हाउस कमेटी उससे रिलेट कर सकते हैं। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वर्दचारी, आप सिटीजनशिप भी देख सकते हैं, उसकी भी एडहॉक कमेटी होल्ड कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की भी। सिटीजनशिप और सुप्रीम कोर्ट दोनों आप कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे, एस से सुप्रीम कोर्ट, एस से एस वर्दचारी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल, ये नहीं याद करनी आपको, ठीक है, ये नहीं याद करनी। बाकी इन 3 में स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए नेहरू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है, SK धार, ठीक है। और ये भी आपको याद हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे ना, और जब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि एक धार कमीशन करके बना था आगे 1948 में, हम देखेंगे तो उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। और नेशनल फ्लैग ये भी याद करना है, राजेंद्र प्रसाद। याद हो गया? याद हो गया तो आ जाओ जरा जल्दी से यहाँ पे बता, यहीं पे बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, पहला है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, पहला। दूसरा बताओगे, ठीक है। एड हॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप, दोनों एक ही लोग थे। तीसरा बता दो, तो पहले वाले का क्या होगा? बिजनेस कौन संभाल रहा था? मुंशी जी। क्या हो रहा है ये? ठीक है, मुंशी जी, एस वर्दचारी। और तीसरा बता दो कि एडहॉक कमेटी ऑन ये हाउस कमेटी, नॉट एडहॉक, हाउस कमेटी। एडहॉक का मतलब है टेम्परेरी कमेटी, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, है ना, पट्टाभी सीतारमैया, है ना। चलो तो आगे बढ़ा जाए। अभी किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई
दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? चलो क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर हम बात करेंगे तो अभी सेशंस पे आने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना कि टोटल, चलो सेशंस पे आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो सेशंस हुए, ठीक है, टोटल जो सेशंस हुए 11 हुए। टोटल 165 दिन चले ये, 165 डेज ये 11 सेशंस हुए थे। टोटल जो टाइम लगा, एक सेकेंड, ये तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेशंस को डील कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेशंस में हमारा पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है कब हुआ, 10वां याद रखना है कब हुआ, और 11वां याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद करना है 11th। तो फर्स्ट वाला जो सेशन है ये 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हुआ। सेकंड जो सेशन है ये 20 से लेकर 25 ऑफ जनवरी 1947 तक हुआ। जो 10th सेशन है वो 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और जो 11th सेशन है वो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। जो टोटल टाइम लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, जो पूरा समय लगा, टोटल टाइम, दैट वाज 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। कहीं कहीं 17 दिन दिया होगा तो ज़्यादा उस पर लोड मत लेना, ठीक है। कहीं 17 कहीं 18 दिया रहता है। नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स 15, ठीक है। अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे, दैट इज़ प्रारूप समिति में, मसौदा समिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। इसमें टोटल ऑफ 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे इसमें, जिसमें कि चेयरमैन थे इस कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी और इसको चेयर कर रहे थे अम्बेडकर जी, तो इसलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसीलिए बोल देते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न मैन, मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं इनको। और कौन कौन थे इसमें? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, मुंशी जी जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी के हेड थे वो भी थे। कितने हो गए? 4 लोग हो गए, सॉरी 3 2 5 लोग हो गए। 2 लोग थे BL मिट्टर और DP खैतान। बाद में हुआ क्या कि इन लोगों को रिप्लेस कर दिया, एक लोग की डेथ हो गई और एक लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो BL मिट्टर जी की जगह आ गए N माधव राव और इनकी जगह आ गए TT कृष्णमाचारी। VT नहीं, VT तो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था। ये TT कृष्णमाचारी हैं, अलग अलग हैं दोनों लोग, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? ड्राफ्ट्स बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के, लिखना स्टार्ट किया और ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो पहला ड्राफ्ट है, दैट इज जो फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन 21 ऑफ फेब 1948, 1948, 21 फरवरी को इसको फर्स्ट ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। और यहाँ पर लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया। लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया, 8 months पीपल, ठीक है। लोगों को ये टाइम दिया गया कि आप लोग अपने सुझाव 8 महीने में रख सकते हैं इसको पढ़ के। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट बनता है आपके क्वेश्चन में, जो कि बना है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लोगों के सामने कभी प्रेजेंट भी नहीं किया गया इसको। तो ऐसा नहीं है, 8 महीने लोगों को ही दिए गए थे ड्राफ्ट के, पहले ड्राफ्ट के, कि भाई आप लोग को जो सुझाव देने हैं वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था, जो फाइनल ड्राफ्ट जो रखा गया था, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था
4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिस पे फिर फर्दर डिस्कशंस हुए, रीडिंग्स हुई जिसको हम बोलते हैं रीडिंग। तो पहली रीडिंग हुई इसमें, यानी कि डिस्कशन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, ठीक है। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक ये चला, यानी 5 दिन तक चला, 5 डेज तक ये चला, ठीक है, 5 डेज तक। देन हुआ इसमें सेकंड रीडिंग, 3 रीडिंग हुई थी टोटल, ठीक है। सेकंड रीडिंग जो हुई थी वो 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और जो थर्ड रीडिंग, जो फाइनल रीडिंग है, थर्ड रीडिंग और जो फाइनल रीडिंग, ये स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर 1949 को, ठीक है। और मतलब कि जब सेकेंड रीडिंग ख़त्म हुई उसके 1 महीने बाद से, एंड इट कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरी रीडिंग चली, ठीक। और इसी 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, एनफोर्स नहीं किया, एडॉप्ट किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़, एंड दैट इज वी एडॉप्टेड our constitution on 26 नवंबर 1949। इसीलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाते हैं इस दिन। और ये जरा बताइए, संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाते हैं? अभी रिसेंट में अनाउंस हुआ था। चलो, तो ये हमने क्या किया था, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लागू नहीं किया था। वाई डिडेंट वी एनफोर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर? हमने एक्चुअल में एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया था, एनफोर्स किया था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो रीज़न इसके पीछे का ये था कि एक्चुअल में 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। एक्चुअल में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था एक लाहौर में 1929 में, मतलब दिसंबर के महीने में हुआ था, तो तभी अनाउंस किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और अपना पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। तो पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट हुआ था, इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए नेहरू जी ने ये बात रखी थी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने कि क्यों ना हम 26 जनवरी, जो हमारे लिए इतना पवित्र दिन है, उसी दिन हम अपने संविधान को लागू करें, एनफोर्स करें। बट दैट डजंट मीन कि हमारा कोई भी प्रोविजन 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम प्रोविजंस कुछ प्रोविजंस थे, सम प्रोविजंस वर एनफोर्स्ड ऑन दिस डेट, दैट इज 26 नवंबर 1949। वो प्रोविजन क्या क्या थे? तो वो प्रोविजन संबंधित थे आपके नागरिकता से, क्योंकि इतना ज़्यादा पार्टीशन हो चुका था, लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, तो बहुत ज़रूरी था सिटीजनशिप के प्रोविजंस को लागू करना तुरंत। इलेक्शंस करवाने थे तो इलेक्शंस के प्रोविजंस को लागू करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था कि जो भी हमारे प्रोविजनल पार्लियामेंट है उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको तुरंत लागू किया जाए, प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आए? तो इसमें आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, ठीक है, इन सब को 379, इन सब को जो है तुरंत ही लागू कर दिया गया। बट रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो अगर आपसे पूछेगा कब लागू हुआ, कब एनफोर्स किया, तो 26 जनवरी 1950। नाउ अब जो हमारी संविधान सभा है उसने सिर्फ संविधान को बनाने का काम नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया, उसने एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह भी काम किया, यानी कि उसने हमारे देश का कानून बनाने का भी काम किया। और जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन होते थे या प्रेसिडेंट होते थे, और जब कानून बनाने के लिए बैठती थी तो जीवी मावलंकर हेड हुआ करते थे। संविधान बनाया, कानून बनाया, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। और एक चीज़,
कि इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साइन भी किए गए थे। कितने लोगों ने साइन किए थे? 284 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड इट। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड, ठीक है। इतने लोगों ने हमारे देश का जो संविधान है उसको साइन किया, ठीक, क्लियर, इतनी चीज़। और इसमें से 15 हमारी विमेन मेंबर्स थी, ठीक है। 15 विमेन मेंबर्स जो है पार्ट थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उन सब ने साइन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए। पहला, इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड। इसने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को राटिफाई किया। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई किया। इसने और क्या किया? नेशनल एंथम और दैट इज़ जो हमारा राष्ट्रगान है और जो नेशनल सॉन्ग है, उन दोनों को अडॉप्ट किया। एंड इट ऑल्सो इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, है ना। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया था मई 1949 में, मई 1949 को। ये दोनों काम, या फिर मैं बोलूँ ये तीनों काम, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करना, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करना और राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट करना, ये कब हुआ था काम? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हुआ था ये, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी, क्लियर। और अंबेडकर जी ने यहाँ पर बहुत एक फेमस स्टेटमेंट दी थी कि ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ये अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ चीज़ हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी किसने करी, यानी अपने सुंदर सुंदर हाथों से किसने लिखा। तो कैलीग्राफी में भी पूछता है कि भाई इंग्लिश में कैलीग्राफी आप बोल रहे हो या फिर हिंदी में? तो हिंदी में किसी और ने करी और इंग्लिश में किसी और ने करी। इसको डेकोरेट करने का काम, इसका डेकोरेशन का काम किसने किया, ठीक है। देन ये पूछता है कि हु वाज द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इंग्लिश में ध्यान रखना है कि किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा जी ने इसको किया था, ठीक है। देन हिंदी में अगर बात करेंगे कैलीग्राफी किसने करी थी, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य ने। डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस प्लस ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। और लीगल एडवाइज़र सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे। और चीफ ड्राफ्ट्समैन ध्यान रखना अम्बेडकर जी नहीं, SN मुखर्जी थे। एंड द फाइनल थिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज दिस कि भाई सिंबल क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? व्हाट वाज सिंबल? द सिंबल वाज हाथी, मेरा साथी। एलिफेंट जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा था। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे देश का संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन है, था नहीं है, तो वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है, ठीक है। और ये बताइए, वॉज गांधी अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वॉज गांधी जी अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्यों? क्या गांधी जी मेंबर थे, सदस्य थे संविधान सभा के, हाँ या ना? और किसी को कुछ डाउट हो तो होगा तो पूछेगा यहाँ पे।
यस, नो, ठीक है। जिन्ना तो ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं थे, गांधी जी भी नहीं थे। चलो अब बात आती है क्वेश्चंस लगाने की, ठीक है। और यहाँ पे पेन चलेगा, चलेगा चलेगा, चल नहीं रहा यार यहाँ पे पेन तो, चल क्यों नहीं रहा पेन इसमें। चलो भाई, क्या हुआ तेरा वादा। चल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, करो जल्दी से। पर का नीचे से लाइन है वो सिलेक्ट करिए, कहाँ पर, यहाँ से होता है क्या। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, आप आंसर करो, ठीक है। ये बाबा टिल्लू। चलो भाई, तो 59 का आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू 1928 में, है ना, नेहरू रिपोर्ट। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग, या तो एक सेकंड मुझे समय दो, तो मैं यहाँ पर इसको खोलता हूँ किसी और उसमें, ठीक है। थोड़ा सा रुकना, बस थोड़ा सा, अंधेरा कायम हो जाएगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है, तुम में से कोई घबराएगा नहीं, पहली बात तो ये है। अंधेरा हो गया, अब रुक जाओ, तुम कुछ दिख तो नहीं रहा तुम्हें कुछ, क्यों, तुम लोग कुछ दिख तो नहीं रहा है भाई, दिख रहा हो तो बता देना मुझे, कुछ चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, और ऐसा कुछ दिख भी जाए तो आंखें बंद कर ली जाती हैं, है कि नहीं। डम 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 डम, चलो भैया देख लो अब तुम आगे, आज तुम देख ही लो आज। चलो टू 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 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आर करेक्ट। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन रूरल फ्रेंचाइज, बात तो सही है कि नहीं। इट वॉज रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नो भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। सभी लोग आंसर बताएंगे, आपकी फोटो दिख रही, क्या बात कर रहे हो, देख लिया तुम लोगों ने। इनकॉग्निटो है, अपने जैसा समझ रखे हो क्या। चलो तो दूसरा तो नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, है ना। और जल्दी से बताओ कि सीट कितने लोगों में से कितने आनी थी, कितनी कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड थी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरह से था, एक सीट कितने लोगों में आनी थी, और ये बताना है कि कितनी कम्युनिटीज़ में सीट डिवाइडेड थी। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, बहुत सारी कमिटीज़ थी, यस, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज़ थी, मल्टी पे नहीं थी बिकॉज कांग्रेस ही थी मेनली, ठीक है। तो 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सीट आनी थी 1 मिलियन में, यानी कि 10 लाख लोगों में, और कम्युनिटीज़ थी 3, कौन कौन सी, मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, मैं जूम करता हूँ, और कैमरा मैन जल्दी जूम करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है, करो भाई, स्टेटमेंट पढ़ो और जल्दी से करो। The assembly was elected indirectly by the members of the provincial legislative assemblies. Elections were held on the basis of universal adult franchise. ऐसा नहीं था, यूनिवर्सल adult franchise के बेसिस पे नहीं हुआ था। यूनिवर्सल adult franchise का मतलब है कि डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पर 18+ वाले लोग जो हैं वोट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। स्कीम ऑफ इलेक्शन वॉज लेड डाउन बाय द कैबिनेट डेलीगेशन। पहली बात तो दूसरा हटाओ यहाँ से, ठीक है, पहला अपने आप ही सही हो गया, अगर दूसरा हटाएंगे तो तीसरा, चौथा अपने आप गलत हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंट बैटन प्लान, नो इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो चौथा इस वजह से गलत हो गया। तीसरा बिल्कुल कैबिनेट डेलीगेशन के हिसाब से हुआ था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 and 3।
अगला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज और आर करेक्ट। तो संविधान सभा के बारे के जो फॉर्मेशन उसके बारे में कौन सा कथन सही है। Members of the Constituent Assembly were chosen on the basis of the provincial elections of 1946. Yes, जो जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए थे। The Constituent Assembly did not include representative of the princely state. Okay. The discussions within the Constituent Assembly were not influenced by opinions expressed by the public. अब ये बताओ सही हो कि गलत कि पब्लिक मतलब एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसीजन थे उनसे पब्लिक के ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं था। भाई अगर ना लेना देना होता तो हमने पहले ड्राफ्ट को क्यों रखा था, आप खुद ही बताओ, हमने क्यों 8 महीने के लिए रखा था लोगों के सामने, इसलिए रखा था कि वो भी अपने सुझाव दे सके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको एक्सेप्ट उसको उस पर भी विचार कर सके। तो ये गलत होगा। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, ये गया आपका, यानी पहला अपने आप सही हो गया, ठीक है। चौथे को चेक करना है और दूसरा भी अपने आप गलत हो गया क्योंकि प्रिंसली स्टेट वालों ने पार्टिसिपेट किया था बाद में, ठीक है। डिड नॉट इंक्लूड ऐसा लिखा, 93 सीट्स थी उनकी। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक के सामने भी रखा गया था इनको। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन करिए, अगले 2 क्वेश्चन करिए, ये वाला और ये वाला करो। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर परमानेंट टेम्पररी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबॉलिश्ड, कौन थे, ठीक है। ये अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन आगे पढ़ाएंगे हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन को जल्दी से। ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, किसने बोला था ये, अभी मैंने बताया था आपको, अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दी थी। हु अमंग द फॉलोइंग वार्नड हिज कलीग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रिटिश मेड एंड वर्किंग ऑन द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। तो इसमें थोड़ी सी मतलब किसको साजिश की बू आ रही थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बनी थी, तो ये सोमनाथ लहरी जी को आ रही थी, ठीक है। बी.एन. अम्बेडकर जी को तो यार आएगी ही क्योंकि खुद पार्ट थे उसके। बी.एन. राव लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ऑप्शन नंबर बी और डी को आप आराम से कर ही सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये आपको बताना है। और ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है। हमारा लेक्चर होता है यहाँ पर, मेरी बुक नहीं मिली, मिल जाए